हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 12 वाले सारणिक। आव्यूह के बाद टॉपिक आता है सारणिक। तो सारणिक जो है वर्ग आव्यूह के ही होते हैं। तो आपने जैसे देखा था, आव्यूह में बड़े कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखते हैं और इसमें सारणिक में ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य वर्गाकार आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनको लिखते हैं। इसमें यानी वर्गाकार का मतलब है कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ। अर्थात देखेंगे आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सारणिक दिया है क्या, जैसे दिया है A B C P Q R X Y Z। आपने देखा कि जो क्षैतिज में लिखते हैं उनको हमने आव्यूह में बताया था, इनको बोलते हैं पंक्तियां। क्या बोलते हैं? पंक्तियां। एक बार फिर से ध्यान दें, इनको बोलते हैं पंक्तियां। और जो ऊर्ध्वाधर में लिखे होते हैं इनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ। अब पंक्तियों को अंग्रेजी में बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या हो गई 3। तो जो पहली पंक्ति है तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इसमें कितनी पंक्तियां हुई? 3। 1 2 3। यहाँ पर स्तंभ है 3, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो हमने बताया था कि पहले देखेंगे पंक्तियों की संख्या, फिर देखेंगे स्तंभों की संख्या। और सारणिक सदैव वर्गाकार ही होगा, तो इसका जो क्रम होगा, क्या होगा बेटा? क्रम या ऑर्डर। तो इसका क्या होगा? 3/3। ये जरूरी नहीं है कि 3/3 ही हो, 2/2 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। तो अब आया इसमें क्या कि सारणिक हो गया वर्गाकार। इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके लिखते हैं। अब ये सारणिक है क्या? सारणिक है युगपत समीकरणों को हल करने की विधि। अब इसमें युगपत समीकरणों को हल करना आगे आएगा, तो पहले हमें क्या करना होगा कि सारणिक में अवयव हमने देखे कितने हो गए। आव्यूह जो सारणिक है आपका 3/3 क्रम का है। कितने बाई कितने क्रम का? 3/3। तो इसमें अवयवों की संख्या गिनेंगे तो 9 हो जाएगी। अर्थात 3 गुणा 3 गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 9। इसी प्रकार आपका क्या है, सारणिक में अवयवों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी n फैक्टोरियल। अगर n/n क्रम का आव्यूह है आपका या सारणिक है तो उसमें अवयवों की संख्या तो आपकी हो जाएगी n फैक्टोरियल। तो इसके बाद आता है सारणिक का विस्तार या प्रसार। जैसे हमने आव्यूह में भी करके बताया था, उसी प्रकार से इसके जो विस्तार या प्रसार को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई सारणिक है आपका और उसका हमें प्रसार करना है, इसी का हम ले लेते हैं, इसका प्रसार करना है तो इसके प्रसार को हम बोलेंगे डेल्टा। अब प्रसार करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमें किस पंक्ति या किस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। और प्रसार करने के पहले हमें सारणिक में जो अवयव हैं उनके चिन्ह पता होने चाहिए, किस प्रकार के चिन्ह होंगे उसमें। तो अगर 2/2 क्रम का सारणिक है तो उसके चिन्ह होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। यदि 3/3 क्रम का सारणिक है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि 4/4 क्रम का सारणिक है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह जो है आपको सदैव याद रखना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन चिन्हों का विशेष योगदान होगा। तो हम पढ़ा रहे थे आपको इसका प्रसार या विस्तार। तो इसी सारणिक का हम प्रसार करते हैं और इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका प्रसार हम करते हैं R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब करते कैसे हैं प्रसार? डेल्टा बराबर सबसे पहले हमने कहा R1 से करना है। R1 ये रहा आपका और इसके चिन्ह रहे प्लस माइनस प्लस। तो ये एक आय का होगा प्लस का, बी होगा माइनस का, सी का होगा प्लस का। तो ए रहा प्लस का,
तो प्लस का ए। तो जब हमने ए लिया तो ए वाली पंक्ति करेंगे बंद और ए वाला स्तंभ करेंगे बंद। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, क्यू आर वाई जेड। तो क्यू आर वाई जेड। इसके बाद नंबर आया बी का। तो बी बेटा काय का होगा, माइनस का। तो माइनस का बी। अब बी वाली पंक्ति बंद कर दीजिए, बी वाला स्तंभ बंद कर दीजिए, क्या बचेगा, पी आर एक्स जेड। तो पी आर एक्स जेड। इसके बाद नंबर आया बेटा अभी सी का। तो सी का होगा प्लस का। तो सी प्लस का रहा। सी वाली पंक्ति बंद, सी वाला स्तंभ बंद, बचेगा क्या, पी क्यू एक्स वाई। तो पी क्यू एक्स वाई। अब क्या करना होता है इसके बाद, अब आपने देखा कि आपको 2/2 के 3 सारणिक और मिल गए। तो 2/2 का सारणिक हल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, क्यू जेड माइनस का आर वाई। इसी प्रकार माइनस का बी, इनका गुणा होगा पी जेड माइनस का आर एक्स। फिर आया सी का। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस का क्यू एक्स। इस प्रकार से इसका विस्तार हो जाता है। अब इसके बाद आता है सारणी के त्रिकोण। तो बेटा त्रिकोण जो होते हैं किसी भी सारणी को हल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सारणी की जो त्रिकोण है उसमें नंबर 1 त्रिकोण है, यदि सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आपको कोई सारणी दिया गया है, जैसे ये दिया है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये दिया गया है। तो हमें आवश्यकता है कि ये वाली जो पंक्ति है आपकी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड की पंक्तियों में लिखें, स्तंभों में चाहिए। अगर तो त्रिकोण के अनुसार पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, इसको लिखते हैं आर इंटरचेंज सी, यानी रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी अब क्या होगी, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आप यदि इनका प्रसार करके देखेंगे, यानी इसका प्रसार कर लीजिए और इसका प्रसार कर लीजिए, दोनों के मान क्या आएंगे, बराबर। तो इस आधार पर क्या किया गया, यदि सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अगला है त्रिकोण नंबर 2। यदि सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कोई सारणी लिखा है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, हमें ये 2 पंक्तियां बदलनी है, यानी R2 को R1 की जगह, R1 को R2 की जगह अगर हमें चाहिए हो तो हम क्या करते हैं कि R1 इंटरचेंज R2। जरूरी नहीं कि पंक्तियां ही बदली जाएं, स्तंभ भी बदल सकते हैं। तो अगर हमने 2 पंक्तियों को परस्पर बदला, परस्पर का मतलब ये है कि पहली को दूसरी से बदल सकते हैं, दूसरी को तीसरी से बदल सकते हैं। तो बदलेंगे तो सारणी क्या था यहाँ पे बाहर प्लस का, अब काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। तो यानी हमने क्या किया, R1 को लिखा R2 की जगह, R2 को लिखा R1 की जगह। तो सारणी का जो मान का जो चिन्ह था प्लस था, वो काय का हो गया माइनस का। तीसरी प्रकरण बेटा
यदि सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम है, सर्वसम अर्थात एक समान है, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आपने देखा कि जो R1 लिखा है वही R3 में भी लिखा है, यानी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक समान है, तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। जरूर नहीं कि पहली और तीसरी बराबर हो, दूसरी तीसरी भी हो सकती है, पहली दूसरी भी हो सकती है, दो कॉलम भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या है, R1 के जो अवयव थे वही सेम R3 के अवयव थे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चौथी प्रगुण है, यदि सारणी दिया आपको ए बी सी पी क्यू आर एस वाई जेड, ये आपको सारणी दिया, तो चौथी प्रगुण है, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर के से गुणा कर दिया जाए, तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का के गुना हो जाता है। यानी आपको किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम के का गुणा करते हैं, सपोज कीजिए हम पहले स्तंभ में के का गुणा कर देते हैं, के का हमने क्या किया, गुणा कर दिया है, तो हम के का गुणा करें और आपने देखा कि C1 में आपको के कॉमन आ रहा है, क्या रहा है, के कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इस के को बाहर निकाल लेंगे तो के हमने बाहर किया यानी उभयनिष्ठ ले लिया, यानी क्या लिखेंगे, C1 से के कॉमन लेने पर या के कॉमन करने पर एक ही बात है, ठीक है। कॉमन लिया तो की क्या आ जाएगा, बाहर, बाकी सारणी क्या हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आपने देखा कि आपका मूल सारणी यही था, आपने देखा कि इस वाले C1 में के का गुणा किया था और के कॉमन किया तो पूरे सारणी में के का गुणा हो गया। अगली प्रगुण है पांचवी, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है, तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपका कोई सारणी दिया गया है। हमने कहा कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का, तो हमने देखा पहले स्तंभ में कर रहे हैं, अगर हम इसमें दो दो अवयव करते हैं, यहाँ पर K1 K2 और K3, दो अवयवों का योग हो गया। आपने देखा C1 जो है वो दो अवयवों का योग है, तो क्या करेंगे, हमने कहा कि इस सारणी को अगर दो पदों का योग है उसी क्रम के, यानी क्रम क्या है इसका 3/3, तो 3/3 क्रम के दो सारणी हमने बनाएंगे और इनका योग के रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, जो स्तंभ दो पदों का योग है तो पहले पहले अवयव पहले सारणी में, दूसरे दूसरे अवयव दूसरे सारणी में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, K1 K2 K3, यहाँ पर APX, बाकी जो शेष स्तंभ है दोनों, वो दोनों सारणिकों में समान रहेंगे। क्या हो जाएगा, BC QR Y Z, BC QR Y Z। अगली प्रगुण नंबर है 6। छठी प्रगुण है, यदि सारणी की
किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखें क्या ये सारणिक लिखा है 2 3 1 4 5 6 और 3 4 7 ये दिया गया है 3 बाई 3 क्रम का सारणिक है। अब हमें क्या करना है कि हमने बोला किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अवयवों को किसी अचर से गुणा करके, जरूरी नहीं कि गुणा करने ही पर मिले, गुणा करना है तो गुणा भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। सपोज कीजिए हम अगर इस सारणिक के पहले स्तंभ में 2 का गुणा करते हैं और इसमें C2 को जोड़ दें या C3 को जोड़ दें या C2 को घटा दें या C3 को घटा दें, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ दें या घटा दें। यदि पंक्ति में भी कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतनी का गुणा करके जोड़ या घटाएंगे तो जो सारणिक निकलेगा आपका लास्ट में उसका मान और इसका मान बराबर रहेगा यानी अपरिवर्तित। तो क्या करते हैं हम C1 इम्प्लाइज C1 के स्थान पर, ये है C1, इसमें हम क्या करते हैं कि C1 का दुगना करके जोड़ दें या C2 का दुगना करके जोड़ दें। तो हम क्या करते हैं C1 में यानी C1 इम्प्लाइज माने C1 के स्थान पर C1 में C2 का दुगना जोड़ दें। क्या करते हैं C2 का दुगना जोड़ें। क्या करेंगे ये रहा C1 का संगत अवयवों में जोड़ना यानी पहले में पहला जोड़ेगा दूसरे में दूसरा, जब नहीं पता पड़े आपने क्या कर दिया इसको इससे जोड़ दिया गलत हो जाएगा। तो संगत अवयवों का मतलब यानी अवयवों का स्थान न बदले, यानी पहला अवयव है तो पहले अवयव से ही जुड़े। तो यानी अगर हम इसमें C2 में 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। अब इसमें होगा 6 और 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 5 4 1 6 7। यानी आप इसकी वैल्यू निकाल के देखना प्रसार करके और इसकी वैल्यू बराबर ही आएगी। प्रगुण नंबर 7 है यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो जैसे आपका सारणी लिखा है ABC PQ R 0 0 0, आपने देखा कि जो R3 है यानी तीसरी पंक्ति है इसके प्रत्येक अवयव का मान देखो शून्य है, तो इस सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य। जरूरी नहीं कि आपकी पंक्ति में भी R3 में हो, R1 में भी प्रत्येक अवयव शून्य हो सकता है, R2 में भी हो सकता है, C1 में भी हो सकता है, C2 C3 यानी कहीं पे भी हो, यानी पूरी पंक्ति हो यानी R1 हो R2 हो R3 हो या C1 C2 C3 प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। यदि सारणी में चर x निहित है और सारणी के अवयव चर x में बहुपद हैं और x बराबर स्मॉल a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a उस सारणी का एक गुणनखंड होता है। वैसे ये जैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय पढ़ते थे, आपको एक व्यंजक दिया रहता था द्विघात त्रिघात, आप उसमें x बराबर वैल्यू रखते थे और उस व्यंजक का मान शून्य हो जाता था। अगर x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान शून्य होता था तो x माइनस का 1 उसका एक गुणनखंड होता था। उसी प्रकार से इसमें भी हमने शुरुआत में ही बताया कि ये सारणी जो है युगपत समीकरणों को हल करने की विधि है। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि सारणी के अवयव हैं चर x में हैं और x बराबर a रखने पर सारणी का मान शून्य हो गया तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है। अब सुने इसके आगे, ये तो हो गए आपके क्या सारणी के प्रगुण। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारणी के बारे में एक्सरसाइज होगी, उसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।